साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है साइंटिफिकली मैनेजमेंट करना। इसके FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने ये थ्योरीज दी थी, साइंटिफिक रूप से भी मैनेजमेंट हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइज वर्क। सबसे पहले वर्क को साइंटिफिकली एनालाइज करो। साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद में इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। मतलब सस्ते से सस्ते तरीके से कैसे करवाया जा सकता है वो ढूंढो, ठीक है, और उस तरीके से काम हो साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले साइंटिफिकली एनालाइज करो उस वर्क को कैसे करवाया जा सकता है, और फिर एक बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका ढूंढो कि उसको आसान से आसान और बढ़िया से बढ़िया, कम से कम लागत में कैसे करवाया जा सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। साइंटिफिक का मतलब सीधा सीधा है, पहले कुछ देखना फिर उसके अकॉर्डिंग करना। यूं नहीं है कि भी लगे रहो चलता रहने दो। साइंटिफिकली अरेंज करना किसी चीज को, साइंटिफिक मैनेजमेंट होएगी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो, FW टेलर की कर लेना साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट of knowledge exactly what you want mean to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way। पहले ये देखना कि वो काम किस तरीके से हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, और फिर उसके बाद में देखना कि बेस्ट चीपेस्ट वे क्या है उसको करने का। बेस्ट चीपेस्ट वे मतलब सस्ता से सस्ता साधन क्या है उसको करने का। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कुछ एक सिद्धांत है, कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं FW टेलर ने जो लिखे हुए हैं, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो वो वाली बात करेंगे अभी। देखो, सबसे पहला देखो, साइंस, ये रूल्स हैं कुछ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया, साइंस इज नॉट ए रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं है साइंस एक, ठीक है। इसके अंदर में देखो क्या आएगा, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, देखो, मैनेजमेंट मस्ट यूज साइंटिफिक रेदर देन द रूल ऑफ द थंब अप्रोच। मतलब साइंस को यूज करना है, कहने का मतलब ये है, जो बना दिया वो बना दिया नहीं, चेंज होता रहना चाहिए, पॉइंट चेंज होते रहने चाहिए, चेंज होते रहने, मतलब मैनेजमेंट जो है चेंजेबल होनी चाहिए हमेशा। साइंस इज नॉट ए रूल ऑफ थंब है, मतलब कहने का मतलब जो बना दिया वही नहीं रहना चाहिए, स्टैटिक नहीं रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस आते रहने चाहिए, तब ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया ग्रोथ कर सकती है, तब बढ़िया चल सकती है। देखो, देयर मे बी ओनली वन बेस्ट वे मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। देखो, एक बेस्ट वे होता है किसी चीज को करने का, एक मतलब एनहांस करने का, कॉस्ट कम से कम आए जिस चीज में। देखो, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ईच एलिमेंट ऑफ ए जॉब एंड शुड सब्स्टिट्यूट रूल्स ऑफ थंब। दिस स्टैंडर्ड मेथड देन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एक बेस्ट वे ढूंढो और उसको जो है ना, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करवाओ उसको, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। बेस्ट वे किसी काम को करने का सबसे बेस्ट वे ढूंढो, चीपेस्ट वे ढूंढो, और उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करवा दो। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। हार्मनी का मतलब होता है खुशनुमा वातावरण। हार्मनी डिस्कार्डेड नहीं होगी तभी हमारे प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं, तभी कोई चीज लग सकती है। प्रिंसिपल देखो, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड कह रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट तभी लग सकती है जब हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, खुशनुमा वातावरण बना रहे, एकता बनी रहे, है ना, तब साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में हार्मनी बनी रहनी चाहिए। अब लेबर को काम का डंडा दे रखा है, अब लेबर के साथ हार्मनी बना के नहीं चलोगे, क्या लेबर काम करके देगा? नहीं देगा काम करके। अब अपने पास लेबर भी कोई आता है मान लो काम करने के लिए, कोई काम करके नहीं देगा, है ना, सीधी सी बात है। देखो, हार्मनी नॉट डिसगार्डेड, हार्मनी बनी रहनी चाहिए, तभी FW टेलर के प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है जहाँ पे हार्मनी बनी रहे। इसके बाद में आगे चलो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कहने का क्या मतलब है, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। यूं नहीं है कि भाई एक डिपार्टमेंट ने अपना खुद का काम कर लिया, बात खत्म, बोला वो अपना आप देखेगा, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, सबको साथ लेके चलना है, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेट करे एक दूसरे को, सभी लोग, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की भावना ना हो, मतलब एक साथ मिलके चलने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है।
दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदलना है। कोऑपरेशन मतलब साथ मिलके चलना। साथ मिलके चलोगे तभी साइंटिफिक मैनेजमेंट लग सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो नहीं लग सकती। साथ मिलके चलना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के हर उसको अंग को, ठीक है, हर पार्ट को, हर डिपार्टमेंट को, हर बंदे को मिलके चलना पड़ेगा साथ में। अब आगे चलो, हार्मनी नॉट डिसगार्डेड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या फर्क है इसमें? देखो देखो एज पर दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पोर्टेंट। हर कोई इंपॉर्टेंट है। हार्मनी नॉट डिसगार्डेड का मतलब क्या? खुशनुमा वातावरण रहना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो एज पर द प्रिंसिपल द मैनेजमेंट एंड द वर्कर बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। उनको रियलाइज होना चाहिए कि सभी को सभी की जरूरत है। भाई पीछे मत छोड़ो किसी को, सभी को साथ लेके चलो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और इसके अंदर में सभी लोग समान हैं ये मान के चला जाता है, ठीक है। तो ये बात। अब इसके बाद में देखो चौथा प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो हर बंदे की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद देखो एफिशिएंसी of employees which could be built in right from the process of employees selection। भाई एम्प्लॉयज जब आपने सेलेक्ट किए ना, उस सिलेक्शन के टाइम से उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, कहने का ये मतलब है ना। द वर्कर असाइन टू देखो वर्क असाइन टू एम्प्लॉयज शुड सूट देयर कैपेबिलिटी। जितना उसको कैपेबल है, जितना उसको सूट करता है ना काम, उतना ही काम देना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये बात है। दे शुड बी गिवन देखो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ प्रॉपर, जितनी भी जरूरत है उसको, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना। एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड मोर। मतलब जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा रेदर देन कि एक अनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसके, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल, सभी को डेवलप करो, इस लेवल तक बनाओ ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से कर पाए, अच्छे से सारी यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। इसके बाद में आगे चलो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक का मतलब होता है पद्धति, हिंदी में पद्धतियाँ, मेथड्स, टेक्निक, ठीक है, टेक्निक्स। तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट देखो बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द थ्योरी। द क्वेश्चन विच नाउ अराइज इज हाउ टू इम्प्लीमेंट देयर प्रिंसिपल प्रैक्टिकली। अब किसी ने पूछ लिया एफडब्ल्यू टेलर से, बताओ इन प्रिंसिपल को आपने बना तो दिया, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करके दिखाएं? प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए आपको। तो बोला मैं टेक्निक दे रहा हूं, मैं मेथड दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लागू करना है ना ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको टेक्निक दी है। देखो सबसे पहले इन्होंने टेक्निक क्या दी? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कहने का क्या है? एक बंदे को ऐसा काम दो जो स्पेशलाइज हो उस काम में, और धीरे धीरे करके वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम के अंदर में। फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, फंक्शनों को जो है ना उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से बांटा जाए। देखो हैज प्रोपाउंडेड द फंक्शनल फॉर्मैनशिप, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक full utilization of expertise of various experts in a functional organization. Work is divided into many small parts and each part is assigned to a expert. वर्क को छोटे छोटे भागों में बांटो, छोटे छोटे कामों में बांटो और उसको एक स्पेशल बंदे को काम करने के लिए दो, उसको उस स्पेशल काम को एक्सपर्ट को दो करने के लिए, तो एक्सपर्टाइज आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में. सही है. फंक्शनल फॉर्मैनशिप थी ये. देखो टेलर हैज सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्रीज मैनेजर इनटू 2 सब डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. 4 एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड इन ईच. भाई 4 एक्सपर्ट उसके अंदर में अपॉइंट करो इन ईच. देखो जैसे मैं एक बार दिखाता हूं तुमको, इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये देखो ये रहा. फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंदर में देखो फैक्ट्री मैनेजर होएगा सबसे ऊपर, उसके नीचे प्लानिंग ऑफिसर, उसके प्लानिंग फैक्ट्री मैनेजर के नीचे ही प्रोडक्शन ऑफिसर, उसके नीचे 4 एक्सपर्ट रखे, इसके नीचे 4 एक्सपर्ट रखे.
इन चारों का मतलब क्या है, चारों कौन है ये लोग जानना है अपने को। देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा है डिसिप्लिन क्लर्क। इसके बाद में देखो प्रोडक्शन के अंदर में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये चार लोग इनके नीचे और इनके नीचे वर्कर है। बात ये मैनेजमेंट है ना। प्लानिंग ऑफिसर सबसे पहला आता है, प्लानिंग ऑफिसर जो प्लान करता है। प्लानिंग ऑफिसर देखो, मान लो अपने पास 10 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट आया। देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिख के देगा, इस क्वालिटी का, इस स्पेसिफिकेशन का ये माल आया है, हमारे को तैयार करके देना है फैक्ट्री के अंदर में, ठीक है। प्लानिंग ऑफिसर प्लान करते हैं ना। रूट क्लर्क किस किस रूट से होके ये माल बनेगा, कैसे कैसे स्टेप्स क्या क्या है इस माल को बनाने के, रूट क्लर्क वो डिसाइड करेगा, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या डिसाइड करेगा, कितना टाइम और कितनी लागत लग रही है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, ताकि सामने वाले को हम प्रोजेक्ट काम करके दे सके और दिन बता सके कि भाई इतने दिन में आपको माल मिल जाएगा तैयार होके। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, टाइम और कॉस्ट की एनालिसिस करने के काम आता है ये बंदा। अच्छा, डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन बनाने के लिए भी एक बंदा होता है कि ताकि डिसिप्लिन बना रहे, है ना। तो ये बात है। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे कौन कौन होते हैं, देखो प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे होते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होता है, जो स्पीड को देखते हैं कि भाई फैक्ट्री के अंदर में मशीनें स्पीड से चल रही है कि नहीं चल रही, जितनी स्पीड से चलनी चाहिए। गैंग बॉस कौन होता है, ग्रुप का बॉस होता है, गैंग बॉस बोलते हैं। मान लो 10 लोग है, 10 लोग है उस ऑर्गेनाइजेशन में, 10 लोग काम कर रहे हैं, उसकी गैंग का एक बॉस होएगा, गैंग बॉस बोलेंगे, जो हैंडल करेगा सारी की सारी चीजें। रिपेयर बॉस कौन होता है, जो रिपेयर करवा देता है एट द टाइम। मान लो मशीन खराब होगी, है ना, एट द टाइम इलेक्ट्रिशियन भी उपलब्ध होते हैं फैक्ट्रियों में, एट द टाइम इंजीनियर भी उपलब्ध होते हैं, सारी चीज होती है, वो हाथों हाथ रिपेयर कर देते हैं मशीन को, छोटे मोटे फॉल्ट को हाथों हाथ ठीक कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर कौन होता है, जो डिसिप्लिन बनाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर में। प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे जो होते हैं ये सब लोग होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी तो डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा ना, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए सारा काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, इंस्पेक्टर रखा जाता है, ठीक है, अलग से। अब इनके सबके नीचे होते हैं वर्कर जो काम करते हैं, सीधी सी बात ये है। तो देखो स्पेशलिटी ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन। देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, मैंने बताया है ना, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर, वर्कर के लिए इंस्ट्रक्शन तैयार करेगा, इस क्वालिटी का ये माल तैयार करना। रूट क्लर्क क्या करेगा, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, किस किस स्टेप से होके प्रोडक्शन होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट की शीट बनाएगा। कॉस्ट शीट सुना है तुमने, कॉस्ट शीट बनाने का काम करेगा, कितनी लागत आएगी, है ना। डिसिप्लिन वाला देखो, टू एंश्योर डिसिप्लिन को इंश्योर करेगा ये बंदा। अच्छा, स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्पीड बॉस क्या करेगा, देखेगा कि स्पीड, देखो टू कंप्लीट द जॉब टाइमली एंड एक्यूरेटली, स्पीड बॉस का काम ये होगा। अच्छा, गैंग बॉस का क्या काम होगा, ग्रुप को मेंटेन करने का, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स, वर्कर से रेडी करवाएगा, सारी चीज करवाएगा, गैंग बॉस मेंटेन रखेगा सारी चीज को। रिपेयर बॉस, रिपेयर करवाने का काम होगा रिपेयर बॉस का, ठीक है, टाइम पे रिपेयर हो जाए सारी चीज, तैयार होते हैं ना रिपेयर वाले बंदे भी साथ साथ। इसके बाद में देखो आगे इंस्पेक्टर क्या काम करता है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, कैसा वर्क चल रहा है, इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम, काम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, और वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, इंस्पेक्टर ये करेगा, इंस्पेक्शन करने का काम करता है वो। अब इसके बाद में देखो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरी पद्धति क्या बताई, दूसरी टेक्निक ऑफ FW टेलर क्या है, स्टैंडर्डाइज करो चीज को एंड सिंप्लीफाई करो चीज को। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दो बातें इन्होंने और बताई। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड करो हर चीज का। 1 घंटे में 8 यूनिट बननी है तो 8 ही यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में, नहीं समझे। अब लेबर बोल रहे कि नहीं भाई 6 यूनिट बन सकती है, नहीं भाई 8 यूनिट का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, हर चीज का स्टैंडर्ड तय करो। एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा लगना चाहिए, ठीक है। एक भाई आराम से भी करो तो 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए, वो पूरा बात ये है मोटा मोटी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है, हर चीज का स्टैंडर्ड तय करो। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना, मान लो ये रिमोट है, इसको बनाने के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए, उतना ही होना चाहिए। वेस्टेज को रोकने के लिए स्टैंडर्ड होता है, रॉ मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज ना हो, है ना। टाइम जितना लगना चाहिए उतना, टाइम का भी स्टैंडर्ड बनाओ।
प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए उसका भी स्टैंडर्ड बनाओ, मशीन कितनी चलनी चाहिए उसका भी स्टैंडर्ड बनाओ, है ना। सारी चीज का स्टैंडर्ड बनाओगे तभी कॉस्ट कम पड़ेगी आपको। साइंटिफिकली आप काम करोगे ना तभी आपको कॉस्ट कम पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। अब मान लो मशीन चलनी चाहिए 1 घंटा, चल रही है 1.25 घंटा, 15 मिनट ज्यादा चल रही है वो मशीन, दिक्कत आ रही है ना एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब 15 मिनट के हिसाब से मान लो 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 15 गुणा में 100 कर लो, है ना। तो 1500 मिनट ज्यादा चली है वो मशीन, गलत है ना, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है हमारे को। बिजली तो है नहीं फ्री की आती होगी, खर्चा तो लगेगा पर प्रोडक्ट में बट जाएगी ना वो चीज। एक एक चीज पे ध्यान दोगे तभी प्रोडक्ट सस्ता पड़ सकता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। देखो स्टैंडर्डाइजेशन सही है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझाया, स्टैंडर्डाइज करो हर चीज के, हर चीज का एक टाइम रखो कि ये टाइम है। अब मटेरियल लगना है, कितना मटेरियल लगना है, अब पता चल रहा है लेबर पूरी शीट को काट के छोड़ दी, खराब कर दी लेबर ने, मशीन की पूरी शीट खराब कर दी। 50,000 रुपए की शीट थी, उसकी दिहाड़ी 10,000 रुपये, 50,000 की शीट खराब कर दी, कौन देगा, कौन भुगतेगा। स्टैंडर्डाइज करो ना हर चीज को। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है परमापीकरण, हिंदी में बोले तो मतलब प्रमाप बनाओ हर चीज के, सिंप्लीफाई करो चीज को। जैसे अब जूते हैं, जूते 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे आने लगे तो बिकेगा ही नहीं, माल इतना ज्यादा बन जाएगा, बिकेगा ही नहीं वो। स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करो। 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे नंबर के जूते आते हैं ना, 10, 11, 12, 13 नंबर के तो नहीं आते जूते। अब सिंप्लीफाई करो, यूं नहीं कि 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ऐसे नहीं ना, सिंप्लीफाई कर दो ताकि यूनिट भी कम बनानी पड़े और सेल भी सारी हो जाए, स्टॉक भी ना बचे अनडिजायरेबल, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी के जूते आते हैं 10 नंबर के, भैया अपना दुकान पे जाके बनवाओ, स्पेशल बनवाओ। अगर आपको स्पेशल कोई चीज आती है ना तो स्पेशल बनवाओ उस चीज को, फैक्ट्री थोड़ी बना के देगी आपको ये, या तो फिर आप फैक्ट्री से बनवाना चाहते हो तो बनवाओ, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कई लाख रुपए की पड़ेगी वो चीज। अब हम क्यों डाई बनवाएं उसके लिए, एक तो डाई बनानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। 10 नंबर के चलो हम जूते बना भी देते हैं, 1000 पीस बनाए, बिके 990 पीस, 10 पीस बिके 990, यूं के यूं पड़े रह गए, हमारा तो नुकसान हो गया ना। रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक हो गया, है ना, डाई लेके आए उसमें पैसा ब्लॉक हो गया, लेबर लगाई उसमें पैसा खत्म हो गया हमारा, सारी चीजें तो खत्म होगी। इसलिए सिंप्लीफाई करो बिजनेस को, समझाई। सिंप्लीफाई का मतलब, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ समझाया। इसके बाद में आगे चलो, स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सस्पिशियस वेराइटीज, सस्पिशियस जो वेराइटीज है ना उसको अलग कर दो, सिंप्लीफिकेशन है ये। स्टैंडर्डाइज देखो, साइज एंड डायमेंशन विल स्टैंडर्डाइजेशन देखो इम्प्लाइज डाइवर्स न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन। मतलब क्या है, सेम क्वांटिटी सेम चीज बना के रखो, है ना। अब बार बार बदलोगे चीजों को तो फिर दिक्कत आएगी उसमें। 1.1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, किसी के आ ही नहीं रहा ना स्टैंडर्डाइज। फ्री साइज हो गया वो, जैसे कपड़े नहीं आते फ्री साइज होते हैं, वो आते ही नहीं किसी की, वो सेल निकालनी पड़ती है फिर बाद में, इसीलिए निकालनी पड़ती है ना वो। सिंप्लीफिकेशन करके नहीं करते कोई भी काम। आगे चलो, मेथड ऑफ स्टडी देखो, तीसरी टेक्निक इन्होंने क्या दी, मेथड ऑफ स्टडी। देखो, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट से बेस्ट तरीका ढूंढो, बेस्ट तरीका ढूंढो टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक बेस्ट तरीका ढूंढो किसी काम को करने का और उस बेस्ट तरीके को अप्लाई करो। अब इसके बाद में मोशन स्टडी, लेबर कितनी बार हाथ पैर हिला रहा है, लेबर कितनी बार चाय पीने के लिए जा रहा है, लेबर कितनी बार मोशंस ले रहा है ड्यूरिंग द वर्क के अंदर में कितनी बार मोशन ले रहा है, उसको काउंट करो और उस मोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सही है, तो इस तरीके से साइंटिफिक एनालिसिस करके किया जा सकता है। 5वीं पद्धति देखो, टाइम स्टडी। देखो, इट रेफर्स टू द डिटरमाइन, भाई टाइम स्टडी क्यों कर रहे हो, स्टैंडर्ड टाइम बांधने के लिए। एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम का स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्डाइज टाइम निर्धारित कर दो कि एक प्रोडक्ट को बनने में इतना टाइम लग रहा है, टाइम स्टडी हो जाएगा ये, ठीक है। 5वीं इन्होंने दी टाइम स्टडी। 6ठी है फैक्टिस स्टडी। फैक्टिस का मतलब है थकान की स्टडी करना। भाई एक लेबर काम करने के बाद में कितने टाइम आराम करने के बाद में दोबारा से उतनी ही एबिलिटी से वर्क पे, प्रोडक्शन पे लग सकता है। दिस इज कॉल्ड फैक्टिस स्टडी।
ठीक है, उसको प्रॉपर आराम का टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है। उसके बाद में प्रोडक्शन एक्टिविटी में दोबारा से लग जाएगा। मतलब फैक्ट्री स्टडी करो, कितनी टाइम, कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है एक लेबर को दोबारा से रिकवर होने के लिए, दोबारा से रिहेबिलिट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फैक्ट्री स्टडी बोलते हैं ये वाला। इसके बाद में डिफरेंशियल पीस रेट रखो। इन्होंने पीस रेट वेजेस प्लान दिया था FW टेलर ने, कॉस्टिंग में भी आता है इनका। देखो डिफरेंशियल पीस वेज रेट का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है ना, उसको तो हाई पीस वेज रेट दो। मतलब मान लो 10 यूनिट पर आवर का स्टैंडर्ड था, 10 यूनिट 1 घंटे में बनानी है, ठीक है, तो उसको अच्छा रेट पीस रेट दो। मान लो उसको मैंने 12 रुपये पर यूनिट दिया, लेकिन किसी ने मान लो 9 यूनिट बनाई, स्टैंडर्ड पे काम नहीं किया ना, 1 घंटे में 9 यूनिट बना पाया, तो उसको मैं 10 रुपये पर यूनिट दे रहा हूँ। तो कम पीस रेट उसको मिल रहा है। कम पीस रेट क्यों मिल रहा है? ताकि आगे वो ठीक बनाए, आगे वो स्टैंडर्ड से काम करे या स्टैंडर्ड से भी ऊपर काम करके दिखाए। ठीक है, स्टैंडर्ड से ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको बोनस भी दो। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद में डिफरेंशियल पीस रेट वेज सिस्टम। इसके बाद में आगे चलो ये होगी 2.1 खत्म, 8.